हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स पे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के चैप्टर 2 का पार्ट 6। हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक एवं लवण। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता। और दूसरा टॉपिक रहेगा एसिड्स एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। ये दोनों ही टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइल आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। कोई क्षार या कोई अम्ल कितना प्रबल है, ये हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, हमें पता है अम्ल की पहचान होती है कि अम्ल जो है वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ऐसे ही जो क्षार हैं ये हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो जितने ज्यादा ये दोनों अपने आयन्स को निकालते हैं, छोड़ते हैं, उतने ही प्रबल ये अम्ल व क्षारक होते हैं। इनकी प्रबलता को हम सार्वभौमिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है जो साइंटिस्ट ने बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने अपने आप बनाया है इसको अपनी सुविधा के लिए, और इसके द्वारा वो इनकी प्रबलता को ज्ञात कर लेते हैं। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। जो सूचक होते हैं ये हाइड्रोजन आयन को अलग अलग रंगों से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इनकी बताते हैं। हर एक अलग रंग का एक अलग मतलब होता है। आइए एक बार देख लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा होता है। ये देखिए, मैंने इस पिक्चर में शो किया हुआ है। अलग अलग कलर्स की आप स्ट्रिप्स लगे हुए देख रहे होंगे। नंबर लिखे हैं इसमें 1 से लेके 14 तक। 1 पर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल रेड है। अगर ऐसा कलर आता है किसी चीज में तो समझिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही प्रबल अम्ल है। और लास्ट में आप देख रहे हैं 14 नंबर पे पर्पल कलर है। अगर किसी में ये कलर आता है इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि बहुत ही प्रबल क्षार है। आइए अब बात कर लेते हैं एसिड्स एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक क्या देते हैं और इनकी अभिक्रिया क्या रहती है। एक तरफ हमने लिखा है एसिड्स यानी कि अम्ल, और दूसरी तरफ हमने लिखा है बेसिस यानी कि क्षारक। तो पहले बात करते हैं एसिड्स की। एसिड में पहला पॉइंट क्या कह रहा है? जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। अगर जल में हम किसी एसिड को मिलाते हैं, अम्ल को मिलाते हैं, तो ये हमें क्या देंगे? हाइड्रोनियम आयन देंगे। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोनियम आयन H3O+ के रूप में पाया जाता है। कैसे? हाइड्रोनियम आयन में अगर जल का एक अणु मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा H3O+। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एसिड है, एक अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसको जल के साथ मिलाते हैं, H2O के साथ मिलाते हैं, तो ये हमें देगा H3O+ क्लोरीन। अब बात कर लेते हैं बेसिस यानी क्षारक की। पहला पॉइंट क्या कहता है? जल की उपस्थिति में क्षारक हाइड्रोक्साइल आयन उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल है इसके NaOH। अगर NaOH ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होने के बाद में हमें देगा सोडियम आयन अलग से देगा और साथ में OH देगा। एक और एग्जाम्पल है इसका MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें देंगे मैग्नीशियम और जल। सभी क्षारक जल में घुलनशील
नहीं होते। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्षार कहते हैं, यानी कि अल्कली कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मैंने हाईलाइट की हुई है इसलिए अलग से ब्लू कलर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये स्लाइड की, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। फिर से मैं इस बार इस लाइन को बोल दे रही हूँ कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, यानी कि सभी एल्कली बेस होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी बेस एल्कली नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना है तो हम क्या करेंगे? पहले एक बीकर में जल लेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जल या क्षारक को मिलाएंगे। मिलाते समय हम उसे धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। क्यों? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें से ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जो प्रक्रिया होती है बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें से बहुत ज्यादा ऊष्मा हीट बाहर को निकलती है। इंग्लिश में से कहते हैं एक्सोथर्मिक अभिक्रिया ये होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अधिक ताप के कारण पात्र टूट सकता है। अगर आप एक साथ अम्ल को डाल देंगे या क्षारक को डाल देंगे, या अगर आप अम्ल के अंदर जल को डालेंगे, तो इससे कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वो दुर्घटनाएं कौन सी हैं? वो दुर्घटनाएं ये हैं कि जो भी आप अपना मिश्रण बना रहे हैं, सांद्र अम्ल बना रहे हैं या सांद्र क्षारक बना रहे हैं, वह एकदम ऊष्मा लेकर टेस्ट ट्यूब से बाहर की ओर कूद सकता है, जिससे आप जल सकते हैं। और इसके साथ में टेम्परेचर अधिक बढ़ने से, तापमान अधिक बढ़ने से जिस भी पात्र में, जिस टेस्ट ट्यूब में ये मिक्सचर है वो टूट सकता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक होता है जल और अम्ल को आपस में मिलाना। और अम्ल में कभी जल तो मिलाना ही नहीं है, ना ही क्षारक में जल मिलाना है। हमेशा आपको जल के अंदर अम्ल या क्षारक को धीरे धीरे हिलाते हुए डालना है। ये मैंने डायग्राम शो किया हुआ है, देखिए इसके थ्रू आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएगा। दो कंटेनर मैंने लिए हैं, एक के अंदर अम्ल है और एक के अंदर जल है। तो अम्ल के अंदर जल डाल रहे हैं पहले वाले में, और दूसरे कंटेनर में जल है, उसके अंदर हम अम्ल डाल रहे हैं। तो इसमें ये दिखा रखा है कि पहली वाली जो प्रक्रिया है, अम्ल के अंदर जल डालना, ये बिल्कुल ही गलत है, हमें ऐसे नहीं करना है। दूसरी जो प्रक्रिया है, जल के अंदर अम्ल डालना, हमें ऐसे करना है। तो इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि इस एक्टिविटी को हमें कैसे करना है। आज के वीडियो में था इतना ही। इसके आगे के टॉपिक लेके आऊंगी मैं अपनी अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।